गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ वेदांग शर्मा। तो पिछली वीडियोस में हमने कुछ ड्रग्स के बारे में पढ़ा था, 5 ड्रग्स के बारे में। तो इस वीडियो में भी हम कुछ नए ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। सो इंसुलिन, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एंड हिस्टामिन्स, ये 4 ड्रग्स आज हम कवर करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इंसुलिन। सो इंसुलिन होता क्या है? इंसुलिन एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है। इंसुलिन क्या है? एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन विच इज सिक्रेटेड बाय बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज। पेनक्रियाज की जो बीटा सेल्स होती है उससे उसको वो रिलीज होता है। अब बात करते हैं कि जो इंसुलिन होता है उसका काम क्या होता है। तो वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करता है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म मतलब कार्बोहाइड्रेट का फेट क्या हुआ, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट हमने मतलब जो खाना खाया है वो उसका यूज़ हमारी सेल कैसे करती है, तो वो इंसुलिन की मदद से करती है। जैसे आपको दिखाते हैं, ये एक ब्लड है, मतलब ब्लड वेसल है, ये हमारी सेल है। अब इसमें ग्लूकोज तो बहुत सारा जा रहा है, बह रहा है। अब लेकिन ये जो ग्लूकोज है वो हमारी सेल तक पहुंच नहीं पा रहा है। इसको यहाँ से यहाँ तक लाने का काम कौन करेगा? एक हार्मोन जिसका नाम इंसुलिन है। तो यदि इंसुलिन की अमाउंट एप्रोप्रिएट अमाउंट में होता है इंसुलिन, तो वो ब्लड वेसल से सेल की तरफ ग्लूकोज को ले लेता है। यदि वो नहीं होता है तो ब्लड में बहुत सारे ग्लूकोज बहता रहता है, पर हमारी सेल उसका कुछ यूज़ नहीं कर सकती। और क्योंकि ब्लड में बहुत सारा ग्लूकोज होता है तो इस कंडीशन को हम हाइपरग्लाइसीमिया या डायबिटीज मेलाइटस भी कहते हैं। ठीक है। सो इंसुलिन यूज टू डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो जैसा कि मैंने कहा कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करने का काम करता है बाय कन्वर्टिंग ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। ओके, एंड इट इज यूज इन अ ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। किसके यूज में आता है? डायबिटीज मेलाइटस के यूज में आता है, उसको उसके ट्रीटमेंट के यूज में आता है। फिर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। सो इसको 3 पार्टों में डिवाइड किया होता है: शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग इसका दूसरा, ये जनरली 5 से 8 घंटे तक ये काम करती है। मतलब इसका जो इंसुलिन होता है, जो भी एक बार हम बाहर से लेते हैं, यदि वो शॉर्ट एक्टिंग है तो वो केवल 5 से 8 घंटे ही हमारी बॉडी में वर्क करेगा। इसका एग्जाम्पल है हमारा जो रेगुलर इंसुलिन या फिर क्रिस्टलाइन जिंक इंसुलिन भी जिसे बोलते हैं, वो इसका एग्जाम्पल में आता है। नेक्स्ट आता है इंटरमीडिएट एक्टिंग। इंटरमीडिएट एक्टिंग यानी जो ठीक ठाक वर्क करता है, यानी 1 दिन तक तो मिनिमम चले ही वो। सो ये आता है 20 से 24 घंटे। ठीक है। और आइसोफान इंसुलिन इसका एक एग्जांपल होता है, जिसे हम सेमी लेंटेड इंसुलिन भी कहते हैं। फिर आता है हमारा लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, जो कि 24 घंटे के ज़्यादातर, मतलब मोर देन 24 आवर्स उसका यूज़ किया जा सकता है। मतलब एक बार लगाया तो वो 24 घंटे से भी ज़्यादा तक हमको सर्व करता है। और इसका एग्जांपल है इंसुलिन ग्लार्जिनिन। और अल्ट्रा लेंटेड इंसुलिन भी इसे हम बोलते हैं, अल्ट्रा लेंटेड। ये सेमी लेंटेड था, ये अल्ट्रा लेंटेड है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोए के बारे में, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। सो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये कैसे काम करता है? सो जैसे कि आप जानते हैं, जो बीटा सेल्स जो इंसुलिन होती है उसकी 2 चेन्स होती हैं, अल्फा चेन और बीटा चेन। अब जो अल्फा चेन होती है और जो बीटा चेन होती है, अब ये 2 अलग अलग चेन हो गई। अब जो रिसेप्टर होता है, जो टारगेट सेल होते हैं, उसके पास भी इसके 2 रिसेप्टर होंगे, एक अल्फा के और एक बीटा के। ओके, ये बात ध्यान रखना। अब इंसुलिन होता है वो क्या करता है? बाइंड करता है और एक्टिवेट करता है अल्फा सब यूनिट को। मतलब ये जो एक टारगेट सेल है, इसकी एक ये एक अल्फा रिसेप्टर है और एक ये बीटा रिसेप्टर है, बीटा वाला रिसेप्टर है। ठीक है। तो जो इंसुलिन है जो बाहर से लिया है वो पहले इसके पास जाएगा, बाइंड हो जाएगा इस सब यूनिट से। ठीक है। अब इससे बाइंड हुआ तो इसकी वजह से क्या हुआ, इस पे जो बीटा सब यूनिट है उसमें एक टायरोसिन काइनेज नाम का एक एंजाइम प्रेजेंट होता है। उसको क्या कर देता है? स्टिमुलेट कर देता है। यानी इंसुलिन आएगा, अल्फा यूनिट पे बाइंड करेगा और वो स्टिमुलेट किसको करेगा? टायरोसिन काइनेज को, जो कि बीटा यूनिट पे प्रेजेंट रहता है। ठीक है। अब यदि उसको इसने क्या किया? स्टिमुलेट किया, मतलब स्टिमुलेट यानी उसको एक्टिव किया, तो उसकी वजह से क्या होगा? कैस्केड ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन की क्या होगी, एक मतलब लाइन से रिएक्शन स्टार्ट हो जाएंगी। और वो रिएक्शंस होंगी कौन कौन सी? फास्फोराइलेशन, डीफास्फोराइलेशन, फिर वापस फास्फोराइलेशन, फिर वापस डीफास्फोराइलेशन, ऐसे होता रहेगा कंटिन्यू। और अब यदि कंटिन्यू फास्फोराइलेशन डीफास्फोराइलेशन हो रहा है तो हमारा जो ग्लूकोज है उसका यूज़ होगा। हमारी जो सेल है उसको एनर्जी चाहिए होगी, तो वो ग्लूकोज एक सेकेंड, तो वो ग्लूकोज को अपटेक करेगी और ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी ग्लूकोज का नया फॉर्मेशन वो नहीं होगा और ग्लूकोज का अपटेक होता जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो जाएगा। ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट हम इसकी बात करते हैं कि इसके यूजेस क्या होते हैं। तो जो इसके यूजेस, डायबिटीज़ मेलाइटस इसका मेन यूज होता है। गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, डायबिटिक कोमा, हाइपरकैलेमिया, ये सारे मतलब डायबिटीज़ के क्या होते हैं? कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो ये सारे इसमें आते हैं। एलर्जी, हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन में हम दे ही नहीं सकते भाई, यदि जो ब्लड वेसल है उसमें ग्लूकोज है ही नहीं, ठीक है, बहुत कम है, और फिर भी हम इंसुलिन दे रहे हैं, तो वो इंसुलिन करेगा क्या? वो तो कहेगा यार इंसुलिन को भाई मेरे पास ग्लूकोज ही नहीं है तो मैं किसको लूँ? ब्लड को लूँ अंदर? नहीं। ठीक है। तो हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन में भी हम नहीं देते। नेक्स्ट आता है ओवरडोज बिकॉज, अच्छा ये साइड इफेक्ट्स हो गए इसके। यदि हम ओवरडोज कर देंगे तो भी वो भी हाइपोग्लाइसीमिया कर सकता है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट। बहुत इसका क्लास मैं आपको पहले बताता हूँ, इसका क्लासिफिकेशन थोड़ा टफ है, उसमें कुछ बहुत अलग अलग वर्ड है, तो ध्यान दीजिएगा। हम बात करते हैं
ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग की। ये क्या होती है, इसको हम एंटी डायबिटिक एजेंट भी बोलते हैं, है ना। ये ड्रग ओरली ली जाती है और क्या काम करती है, ब्लड ग्लूकोज को कम करवाने का काम करती है, ब्लड ग्लूकोज को कम करवाने का काम करती है, ठीक है। इंसुलिन होता है उसको हम ओरली नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि इंसुलिन होता है एक प्रोटीनिशियस हार्मोन, ठीक है। अब हमारा जो स्टोमक होता है उसमें एक एंजाइम होता है पेप्सिन नाम का, क्या होता है, पेप्सिन नाम का एक एंजाइम होता है जो कि क्या करता है, स्पेशली प्रोटीन के अगेंस्ट वर्क करता है। यानी यदि प्रोटीन आएगा तो वो ब्रेक डाउन कर देगा, तो वो क्या करेगा, इंसुलिन को ब्रेक डाउन कर देगा। इस वजह से हम ओरली नहीं ले सकते, ठीक है। फिर हम इसका बात बताते हैं, ये सल्फोनाइल यूरिया, ये इंपॉर्टेंट है। सल्फोनाइल यूरिया क्या होता है, ये फर्स्ट OHB ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है जो कि डिस्कवर किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। फिर हम इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। क्लासिफिकेशन क्या है इसका, सो क्लासिफिकेशन में इंसुलिन 5 टाइप का इसका क्लासिफिकेशन होता है। इंसुलिन सिक्रेटोगोगस, देखिए नाम ही बड़ा भारी है, इंसुलिन सिक्रेटोगोगस, जिसका एग्जाम्पल होता है सल्फोनाइल यूरिया। अब इसकी भी 2 जनरेशन होती है सल्फोनाइल यूरिया की भी, फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन का टॉलब्यूटामाइड और सेकंड जनरेशन का ग्लिपिजाइड एग्जाम्पल होता है। एक एक एग्जाम्पल याद कर लीजिए तो काफ़ी है। दूसरा है ये देखिए, ये तो सल्फोनाइल यूरिया है और ये सारे हैं वो नॉन सल्फोनाइल यूरिया है। अब हम एक को सल्फोनाइल यूरिया बोल रहे हैं, दूसरे को नॉन, इतने सारे को क्यों, क्योंकि फर्स्टली डिस्कवर सल्फोनाइल यूरिया ही हुआ था, ठीक है। तो बाकी सारे कौन से हुए, नॉन सल्फोनाइल यूरिया, बस। बायगुआनिड्स, इस ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाली दवाई है, मेटफॉर्मिन और फेनफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन इसका बेस्ट एग्जांपल होता है। फिर नेक्स्ट आता है थायाजोलिडिंडोन, थायाजोलिडिंडोन, ओके, इसका एग्जांपल होता है ट्रोग्लिटाजोन, ओके। फिर चौथे पे आता है अल्फा ग्लाइकोसाइडिक इनिबिटर, इसके 2 एग्जांपल होते हैं, एक्रोबॉस और वोग्लिबॉस। और लास्ट आता है SGLT2 इनहिबिटर, इसका एग्जांपल होता है रेमोग्लिफ्लोजिन एंड क्लेपोग्लिफ्लोजिन। इन्हें एग्जाम्पल हमें याद ही रखना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है हमारे पास। और इनकी ट्रिक बनाने से अच्छा इन्हें बार बार हम रिपीट करें, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। 2 तो याद हो ही जाएंगे, सल्फोनाइल यूरिया, मेटफॉर्मिन, फेनफॉर्मिन, ठीक है। बाकी ये अल्फा ग्लाइकोसाइडिक इनिबिटर भी याद हो जाएगा, एक्रोबॉस और वोग्लिबॉस, बस याद करना है। तो ये थायोजोलिडिंडोन और ये SGLT2 इनिबिटर को याद करना है बस, ठीक है, जो कि हो जाएंगे। फिर हम आते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। अब देखिए सल्फोनाइल यूरिया, सल्फोनाइल यूरिया क्या करता है, बाइंड करता है SUR सब यूनिट ऑफ KATPase। अब ये SUR क्या है और KATPase क्या है, SUR है सल्फोनाइल यूरिया रिसेप्टर 1, ठीक। KATPase क्या है, पोटेशियम सेंसिटिव, सॉरी ATP सेंसिटिव पोटेशियम चैनल, मतलब जो पोटेशियम चैनल है वो ATP सेंसिटिव होता है तो उसे हम KATP बोलते हैं। तो क्या होता है, जो सल्फोनाइल यूरिया होता है वो KATP पे जाके बाइंड करता है और उसकी भी कौन सी रिसेप्टर पे, सल्फोनाइल यूरिया रिसेप्टर, यानी इसका खुद का जो रिसेप्टर होता है उस पर जाके बाइंड करता है। अब यदि वो बाइंड करेगा तो क्या होगा, जो पोटेशियम चैनल है यानी ATP सेंसिटिव पोटेशियम चैनल है उन्हें क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। अब यदि उन्हें क्लोज कर देगा तो उसकी वजह से क्या होगा, मेम्ब्रेन डिपोलराइज हो जाएगी। अब मेम्ब्रेन डिपोलराइज हो गई तो उसकी वजह से जो कैल्शियम चैनल है वो ओपन हो जाएंगे और कैल्शियम चैनल ओपन हो गए तो कैल्शियम का रिलीज हो जाएगा। अब यदि कैल्शियम बाहर निकल गया, जैसे कि हम जानते हैं कैल्शियम क्या करता है, ग्रेनुलेशन करता है, ग्रेनुलेशन मतलब बाइंड करने का काम में मतलब बाइंड करता है वो, ठीक है। अब यदि कैल्शियम ही रिलीज हो गया तो डिग्रेनुलेशन हो जाएगा बीटा सेल्स का, और डिग्रेनुलेशन यानी उसके अंदर की चीज़ बाहर निकल जाएगी, और बीटा सेल्स के अंदर क्या था, इंसुलिन, तो इंसुलिन क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं यूजेस के बारे में। तो यूजेस इसके क्या क्या है, डायबिटीज़ टाइप 2 इसका यूज़ होता है और हाइपरग्लाइसीमिया। इंपॉर्टेंट बात इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस में आती है। टाइप 1 डायबिटीज़, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, डायबिटिक कोमा, यानी टाइप 1 से रिलेटेड जो भी है, मतलब डायबिटीज़ टाइप 1 हो चाहे उसके कॉम्प्लिकेशन हो, सब ही चीज़ इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस में आती है, ये याद रखने वाली बात है। मतलब स्पेसिफिकली टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए यदि यूज़ किया जाता है तो वो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग को यूज़ किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। यदि कोई पर्सन के टाइप 1 डायबिटीज़ है या फिर इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं तो उसमें हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक। साइड इफेक्ट्स नॉर्मल है, याद कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं OCPs, बहुत सिंपल है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। अब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का दूसरा नाम क्या होता है, बर्थ कंट्रोल पिल्स भी हम इन्हें बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बर्थ कंट्रोल पिल्स भी हम इन्हें बोलते हैं। इट कंटेन हार्मोन प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन दैट हैव सक्सेस रेट ऑफ 99%, मतलब इसमें क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन होता है जिसकी सक्सेस रेट 99% के आसपास तक होती है। इसका यूज़ सिंपल सी बात है, प्रेगनेंसी के प्रिवेंशन करने में आएगा, और कहाँ आएगा। इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं तो ये 3 टाइप का इसका क्लासिफिकेशन होता है। एक होता है कंबाइंड पिल्स जिसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों होते हैं, फिर आता है प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स, और फिर आता है इमरजेंसी पिल्स, ठीक है। तो जो कंबाइंड पिल्स होती है उसका एग्जाम्पल क्या होते हैं, उसका मोनोफेजिक, बाइफेजिक, ट्राइफेजिक पिल्स के एग्जाम्पल्स होते हैं। और जो प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स है जिसे हम मिनी पिल्स भी बोलते हैं, ठीक है, उसका एग्जाम्पल क्या होता है, लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल और नॉर्जेस्ट्रॉल इसका एग्जाम्पल्स होते हैं। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट इज इमरजेंसी पिल्स जिसे हम पोस्ट कॉइटल पिल भी बोलते हैं, मतलब
क्वाइटस के बाद में जो पिल्स का यूज़ करते हैं वो इमरजेंसी पिल्स में आता है। 72 आवर्स में लेनी पड़ती है इसको, मतलब क्वाइटस के 72 आवर्स में यदि हम इन पिल्स को ले लेते हैं तो प्रेगनेंसी नहीं होती है। ठीक है, फिर इसके मोई पे बात करते हैं। तो इन दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा? फर्टिलाइजेशन को रोकना, प्रिवेंशन ऑफ फर्टिलाइजेशन का मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहेगा। ठीक है, सो कंबाइंड पिल्स क्या करती हैं? देखो, जो LH और FSH है, क्योंकि वो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलेट करते हैं तो उनको हम इनहिबिट तो कर नहीं सकते, मतलब उनको हम सिक्रेशन को तो स्टॉप नहीं कर सकते डायरेक्टली, उन्हें हमें नेगेटिव फीडबैक देना पड़ेगा। ठीक है, अब हम एंटीरियर पिट्यूटरी को यदि नेगेटिव फीडबैक दे देंगे, है ना, तो उसकी वजह से क्या होगा? वो सिक्रेशन को कम कर देंगे। सो जो कंबाइंड पिल्स होती हैं वो नेगेटिव फीडबैक देती हैं LH और FSH को, जिसकी वजह से क्या होता है? उनका सिक्रेशन कम हो जाता है। अब उनका सिक्रेशन कम होगा क्योंकि LH और FSH ओव्यूलेशन में हेल्प करते हैं। ओव्यूलेशन मीन्स जो ओवम है उसके रिलीज में हेल्प करते हैं। अब यदि ओव्यूलेशन ही नहीं होगा तो चाहे कितना ही स्पर्म आ जाए, वो किसको फर्टिलाइज करेगा? कुछ चीज़ है ही नहीं वहाँ फर्टिलाइज करने के लिए। ठीक है, और जो दूसरा है प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स, वो क्या करती हैं? वो केमिकल कंपोजिशन को चेंज करती हैं। जो सर्वाइकल म्यूकस है उसके केमिकल कंपोजिशन को चेंज कर देती है। अब चेंज करने के बाद क्या हो जाता है? जो सर्वाइकल म्यूकस है वो थिक हो जाता है, यानी मोटा हो जाता है। अब यदि देखिए, एक है इतनी बड़ी जगह, इसमें कोई यदि इतनी बड़ी चीज़ जा रही है तो वो जा सकती है, लेकिन यदि उसकी वॉल को हम इतना छोटा कर दें, इतना छोटा, और उसमें फिर इतनी बड़ी चीज़ घुसाएं तो नहीं जाएगी ना वो। तो वही बात है, यानी उसकी वॉल को क्या कर देती है? वो थिकन कर देती है, जिसकी वजह से स्पर्म की एंट्री नहीं हो पाती। एक सेकेंड, यस अब ठीक है। और क्या है? और यदि और हॉस्टाइल एनवायरनमेंट को भी क्रिएट कर देती है, स्पर्म के लिए हॉस्टाइल एनवायरनमेंट को भी क्रिएट कर देती है। ठीक है, इसका यूज़ किस में होता है? प्रेगनेंसी के अगेंस्ट में यूज़ होता है, ब्रेस्ट कैंसर के अगेंस्ट में भी यूज़ किया जाता है इसका, सॉरी, और मेंस्ट्रुअल साइकिल के क्योर करने के में भी आता है, और ब्रिंग गैप बिटवीन चाइल्ड्स। ओके, साइड इफेक्ट इंपॉर्टेंट, सर्वाइकल कैंसर में हम इसे नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि जो प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स जो हमने ऊपर पढ़ा था वो क्या करती है? सर्वाइकल म्यूकस को चेंज करती है। अब यदि पहले उसमें कैंसर होगा तो केमिकल कंपोजिशन को चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अब हम लास्ट पढ़ते हैं, दैट इज हिस्टामिन्स। हिस्टामिन्स क्या होते हैं? ये मैंने बहुत अच्छे से लिखा है। सो हिस्टामिन्स आर हिस्टा प्लस अमाइन। हिस्टा मतलब होता है टिश्यू, सो दीज आर केमिकल और बायोलॉजिकल अमाइन प्रेजेंट इन टिश्यू। ओके, हिस्टामाइन न्यूरोट्रांसमीटर की तरह भी वर्क करता है CNS में, और ये एक्टिवली प्रेजेंट होता है किसमें? इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, एनाफाइलेटिक रिएक्शन। जनरली जो भी रिएक्शन होती है, चाहे वो एलर्जिक रिएक्शन हो, एनाफाइलेटिक हो, इन्फ्लामेटरी हो, हर जगह हिस्टामिन का यूज होता है, मतलब हर जगह हिस्टामिन प्रेजेंट होता है, सॉरी। ओके, फिर इसकी प्राइमरी साइट मास्ट सेल, जिसे हम बेसोफिल में भी बोलते हैं। ठीक है, बेसोफिल में प्रेजेंट होता है, स्किन में प्रेजेंट होता है, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, और अदर साइट जैसे कि न्यूरोट्रांसमीटर की तरह वर्क करता है CNS में, और फंडस में भी प्रेजेंट होता है, ECP सेल होती है ना। अब इसके हम सिंथेसिस की बात करेंगे, क्योंकि क्योंकि एक न्यूरोट्रांसमीटर है तो इसका सिंथेसिस किस तरह से होता है हम उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम इसके सिंथेसिस से। तो एक अमीनो एसिड होता है हिस्टिडीन, जो कि इसेंशियल अमीनो एसिड में आता है, सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स में आता है हिस्टिडीन। उसके डिकार्बोक्सिलेशन से हिस्टामिन हमें मिलता है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म, तो इसके दो मेटाबॉलिज्म हो जाएंगे, एक मिथाइलेशन पे जिसे अल्फा मिथाइल हिस्टामिन बोलेंगे, सॉरी एन मिथाइल है, एन मिथाइल हिस्टामिन बोलते हैं इसको। ओके, एंड ऑक्सीडेटिव साइक्लिंग, जिससे इमिडाजोल एसिटिक एसिड मिलता है। ये दोनों ही एक तरीके से हिस्टामिन की तरह वर्क करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से रहता है इसका? मास्ट सेल में होता है, और जो नॉन मास्ट सेल यानी अदर साइड्स हैं, मतलब जो देखो, एक होता है मास्ट सेल के अंदर हो और एक होता है मास्ट सेल के अलावा हो। तो मास्ट सेल के अलावा कहाँ होगा? नॉन मास्ट सेल में, जैसे कि एंटी मतलब न्यूरोट्रांसमीटर इन CNS में प्रेजेंट होगा। उसके अलावा ECP सेल इन फंडस ऑफ स्टोमक। ठीक है, नेक्स्ट इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। बहुत छोटा क्लासिफिकेशन है। H1R रिसेप्टर, H2R रिसेप्टर, H3R रिसेप्टर मीडिएटेड होते हैं। ठीक है, तीनों के मोए बारे में बात करते हैं। तो H1 है वो स्मूथ मसल पे काम करेगा। किस पे काम करेगा? स्मूथ मसल पे। H2 है वो GI सेल्स पे काम करेगा, और जो H3 है वो ब्रेन एंड लंग्स में काम करेगा। ठीक है, ये तीनों की मतलब तीनों जो इसके जो तीनों क्लासिफिकेशन थे उनका ये है वर्किंग प्लेस है, मतलब इस जगह पे वो वर्क करेंगे। अब यदि जो H1 है वो स्मूथ मसल पे जाके क्या एक्ट करेगा? वो वैसोडाइलेशन करवा देगा। वैसोडाइलेशन मतलब जो ब्लड वेसल्स है उनका डायलेशन करवा देगा। ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन को भी बढ़ा ही देगा ये। H2 की बात करते हैं, वो वर्क करेगा GI सेल्स पे, जिसकी वजह से क्या होगा? जो GI हार्मोन है उसके रिलीज को बढ़ा देगा, और कार्डिक कॉन्ट्रैक्शन को भी बढ़ा देता है, यानी इंक्रीज कर देता है। फिर कार्डिक मसल, ठीक है, कार्डिक मसल के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देगा। फिर H3 की बात करते हैं, तो ये ब्रेन और लंग्स में प्रेजेंट होता है, और ये सेडेशन प्रोड्यूस करता है, क्योंकि ब्रेन में होता है तो जनरली सेडेशन का काम ही करेगा ये। और ACH यानी एसिटाइल कोलिन के रिलीज को भी डिक्रीज करवा देगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यूजेस के बारे में। यूजेस में आता है ब्रोंकियल हाइपर एक्टिविटी, ओके, और एसिड सिक्रेशन टेस्ट में इसका यूज़ करते हैं, और कॉन्ट्राइंडिकेटेड जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, क्योंकि हर रिएक्शन में हिस्टामिन पहले से प्रेजेंट है। तो अब यदि जैसे किसी पर्सन को एनाफाइलेटिक शॉक आ गया और उसमें हम हिस्टामिन और दे रहे हैं तो वो पेशेंट तो बिल्कुल मर ही जाएगा ना। एलर्जिक रिएक्शन है, इन सब में यदि हमने हिस्टामिन दे दिया तो वो पेशेंट बिल्कुल मर जाएगा। तो इस वजह से ये कॉन्ट्राइंडिकेट होते हैं। तो इसी के साथ हमारी जो 4 मेन ड्रग्स हैं वो कंप्लीट होती हैं।
सो मैं आप सभी से यही आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।